नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बागेश्वर के जिला अस्पताल में निधन। सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। धामों में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का सैलाब। सीएम धामी बोले, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा ख्याल, मगर विपक्ष उठा रहा सरकार की तैयारियों पर सवाल। कई जगहों पर पनपने लगे जोशीमठ जैसे हालात। पिथौरागढ़ जिले के 50 घरों में पड़ी दरारें। सीएम बोले, आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग। और उत्तराखंड के स्कूलों में अभी तक नहीं मिली किताबें। शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, क्या मंत्री जी को भी नहीं है छात्रों के भविष्य का ख्याल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के बागेश्वर से बीजेपी के विधायक और धामी सरकार में परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हो गया है और इस खबर के सामने आने से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर से बीजेपी विधायक और धामी सरकार में परिवहन मंत्री चंदन रामदास नहीं रहे। बुधवार को उनका निधन हो गया। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बीजेपी ने अपना कर्मठ नेता खो दिया। इस खबर के सामने आते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल चंदन रामदास लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में उनको तकलीफ हुई, जिसके बाद बागेश्वर के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान भी तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें सत्र छोड़कर जाना पड़ा था। वहीं चंदन रामदास के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर 3 दिन का प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे। दुख की इस घड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चंदन रामदास के निधन पर शोक जाहिर किया है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चंदन रामदास अपने विधानसभा में अपने कार्यों के लिए काफी लोकप्रिय थे। उनकी विधानसभा की जनता ने समय समय पर उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। चलिए एक नजर डालते हैं चंदन रामदास के राजनीतिक सफर पर। चंदन रामदास ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1980 में की। 1997 में नगर पालिका बागेश्वर के निर्दलीय वो अध्यक्ष बने। इससे पहले MB डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में BA प्रथम वर्ष में निर्विरोध संयुक्त सचिव बने। साल 1980 से ही राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। साल 2006 में बीजेपी में वो शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की प्रेरणा पर बीजेपी में वो शामिल हुए। साल 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार चौथी बार वो विधायक बने। धामी सरकार में चंदन रामदास प्रदेश के परिवहन मंत्री बने। आज चंदन रामदास हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने के साथ ही धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे और उसके बाद उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत भी हो जाएगी। यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले हर तीर्थ यात्री की सुरक्षा और सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये जो यात्रा है इस वर्ष की बहुत ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। कल बाबा केदार के कपाट खुले थे और 20,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास वहाँ पर रहा, जबकि मौसम लगातार बिगड़ता रहा है, लगातार बर्फबारी होती रही है। उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है और कल बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, वहाँ भी यात्रा पूरे अपने चरम पर चलेगी और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से और हमारे चारों धामों की कृपा से इस बार भी यात्रा गत वर्षों के जैसे ही हर्षोल्लास से होगी। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों के लिए सभी इंतजामों का दावा तो किया जा रहा है, मगर यात्रा की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं की मौत की खबरें भी सामने आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है और अभी मैंने देखा भी कि स्वास्थ्य सचिव ग्राउंड जीरो में जाकर के वहाँ पर जायजा ले रहे थे सब चीज़ों का। और जो मौतें हुई हैं उनमें जो मौतें हुई हैं वो मेडिकल उनका ग्राउंड रहा है, इसलिए वहाँ पर मौतें हुई हैं। ठंड भी बहुत है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं और घटित ना हो, इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने मुस्तैदी से अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 4 दिन अभी बमुश्किल शुरू हुए हैं, चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 4 यात्रियों की मौत हमने देख ली है। यदि यही प्रतिशत या यही दर रहा मौतों का तो अभी तो यात्रा लंबी चलनी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खुलती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सब हवाई दावे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो चारधाम यात्रा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें। उत्तराखंड का सीमांत गांव माणा अब देश का पहला गांव बन चुका है। बीआरओ की तरफ से माणा गांव के प्रवेश द्वार पर देश के पहले गांव का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि माणा गांव का विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत जिन गाँव को चयनित किया गया है उनका विकास भी अब देश के प्रथम गाँव के तहत किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिछले वर्ष के माणा प्रवास में जब वो माणा आए थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि माणा जैसे जितने भी गांव हमारे सीमांत के गांव हैं, जो भारत के अंतिम गांव के रूप में जिनको कहा जाता था पहले, अब उन सभी को भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। तो माणा गांव प्रथम गांव हो गया है, बोर्ड भी उसका लग गया है। इसके साथ साथ उसके गांव का विकास वाइब्रेंट विलेज भारत सरकार की योजना में हो रहा है। इसके अलावा नीति, मलारी, गुंजी, इन सभी गांवों को भी भारत सरकार की योजना में सम्मिलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सीमांत के और भी गांव हैं उनकी भी अभी सूची भारत सरकार के स्तर पर जो है रुकी हुई है कि उस पर भी जो है फैसला होना है। पहाड़ों में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से अब जोशीमठ के बाद कई दूसरी जगहों पर भी दरारें पड़ने की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले का सामने आया है, जहां एक गांव के 50 घरों में दरारें पड़ गई है। पिथौरागढ़ जिले के जिस गांव में ये दरार पड़ने की खबर सामने आई है वहां सरयू नदी पर खुटानी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में जहां इस तरह की परिस्थितियां बन रही है वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। नहीं, उसको आपदा प्रबंधन विभाग देख रहा है, उसका ठीक से आकलन कर रहा है कि आखिर
ये घटना किस कारण से हुई है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि उत्तराखंड में विधायक, मंत्री और अधिकारी की हर एक डिमांड को पूरा कर दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के नौनिहाल जो देश का भविष्य है, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब देखिए ना, स्कूलों का नया सेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो एनसीईआरटी की नई किताबें सरकार की तरफ से छात्रों को मिलनी चाहिए थी, उसका इंतजार अब तक बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। ना किताब है, ना कोई हिसाब है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। अंधकार में नौनिहालों का भविष्य है। आखिर कहाँ अटकी है सरकार की फ्री किताब? क्या देगा कोई हिसाब किताब? मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में सभी स्कूलों में अब किताबें पहुंच जाएंगी। अरे मंत्री जी, कौन सा हफ्ता, कौन से 10 दिन? अप्रैल का महीना तो खत्म होने को है और आपका बयान महीने के शुरू का है। मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में सभी स्कूलों में अब किताबें पहुंच जाएंगी। इस हिसाब से तो 1 महीना पूरा होने वाला है। तो क्या समझा जाए, आप सही से हफ्ता 10 दिन गिना नहीं पा रहे, या हमारी गणित ही खराब है, या फिर आपको नौनिहालों की कोई चिंता ही नहीं है? अब भला ये विडंबना नहीं तो और क्या है? यहाँ मंत्री अधिकारी डिमांड करते हैं तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाता है। विधायक सैलरी बढ़ाने को कहते हैं तो उसे दोगुना कर दिया जाता है। और ये तो बच्चे हैं जनाब, जो कुछ ज्यादा नहीं, बस आपसे अपना उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। आपसे मांग रहे हैं वो फ्री किताब जिसको लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हकीकत ढाक के 3 पात है। स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इनका बस्ता खाली है। हर रोज नई सीख की चाह लिए स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन किताबों को पढ़कर आगे का रास्ता तय करेंगे, वो किताबें कहीं गुल हो चुकी हैं। सर, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप किताबें जल्दी छपवा दो। इसलिए पढ़ाई प्रभावित होगी। यस सर। नहीं सर, हमें नई किताबें नहीं, अभी हम पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार से कि वो जल्दी नई किताबें देंगी हमें। सर, मेरे पे एक ही किताब है बस, अब पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सरकार की वो फ्री वाली किताबें कहाँ रह गई? आखिर क्यों शिक्षा विभाग बच्चों को किताबें नहीं उपलब्ध करवा पा रहा? क्यों सरकारी स्कूलों का तमाशा बनाया जा रहा है? एक तरफ स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लाख दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और शिक्षा विभाग की ये लेट लतीफी है। देखिए, पाठ्य पुस्तकों की हमारी प्रिंटिंग का काम चल रहा है और हमने ये निर्देश दिए हैं कि जैसे जैसे प्रिंट होती रहे किताबों को बच्चों तक पहुंचाया जाए। वो हमारा काम शुरू हो गया है। और जहाँ तक बुक बैंक बनाने की बात है, माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए थे, जो हम छात्रों को किताबें उपलब्ध कराएंगे, जो अच्छी स्थिति में होंगी उनको हम लेकर के जब वो क्लास उत्तीर्ण करेगा तब अपने स्कूल में जमा करेंगे, और जब अगले साल कोई बच्चा उस क्लास में आएगा तो हम उसको देंगे। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार लोग किताबों की प्रिंटिंग का राग अलाप रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें पहले पता नहीं था कि नए सेशन में बच्चों को नई किताबें उपलब्ध करवानी है? क्या किसी के पास इस बात का जवाब है कि नया सेशन शुरू होने से पहले आखिर ये काम क्यों नहीं निपटाया गया? खुद को बेकसूर बताता शिक्षा विभाग क्या पहले सो रहा था, या ये समझा जाए कि उन्हें नौनिहालों की कोई चिंता ही नहीं रही? खैर, किताबों की प्रिंटिंग का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये इंतजार और कितना लंबा होता है, या ये गाड़ी यूं ही धीमी गति से चलती रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्य शिविर लगाया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। शिविर में पहुंची प्रभारी मंत्री रेखारिया ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए, जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, उनको शिविर के माध्यम से जाना जा रहा है। इसके साथ ही जन समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। रखा गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि सरकार जनता के द्वार है। यहाँ जनभावनाओं के अनुसार अभी तक में सरकार के 1 साल के पूर्ण होने के उपरांत में आखिरकार ऐसी अभी क्या चीज़ें रह गई हैं जो अभी भी उनके लिए समस्या बनी हुई है, उन विषयों का संज्ञान लेना और उनका निस्तारण करना, इसी उद्देश्य से जो है आज यह शिविर रखा गया है। और निश्चित रूप से हमारी जो लाभार्थी होंगे, हमारे जो समस्या लेकर लोग आए होंगे, उनका समाधान यहाँ आज जो है सभी विभाग के लोग भी हैं, सभी अधिकारीगण भी हैं, तो
निश्चित रूप से उसमें समाधान होगा ही होगा। वहीं हल्द्वानी में बहुउद्देशीय शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री रेखारिया ने मानसखंड की झांकी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को देश में पहला स्थान मिला था और पूरे राज्य भर के हर प्रमुख शहरों में इस झांकी को घुमाया जा रहा है, जिससे लोगों को मानसखंड के बारे में जानकारी मिल सके। रेखारिया ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि पहली बार 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। ये अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के मानसखंड की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो है ये विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि अपने इस मानस खंड की झांकी को पूरे जनपदों में, अपने 13 के 13 जनपदों में इसका भ्रमण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति इससे एक जुड़ाव महसूस करता है और निश्चित रूप से एक ये संदेश कि ये वो गर्व के क्षण है जो हमने दिल्ली में देखे, ये अब आपके मध्य में आपके साथ किस तरीके से सरोकार किए हुए हैं। क्या शिक्षा के मंदिर में शराब पीकर आना कोई अधर्म का काम नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्कूल को जब शिक्षा का मंदिर कहा जाता है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर में शराब पीना तो धर्म के खिलाफ हुआ, मगर इस अधर्म पर ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई सवाल जवाब। स्कूलों में शराबी शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को भी शर्मसार किया है, मगर अब तक इस पूरी कार्रवाई पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग भी खामोश बैठा है और शिक्षा मंत्री भी। यह रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिर में झूम रहे शराबी, यहाँ नशे में चूर होकर आते हैं ज्ञानी। छात्रों के भविष्य से हो रही है छेड़खानी। शराबी शिक्षकों से शर्मसार हो रहा है शिक्षा विभाग, मगर न कोई कार्रवाई, न कोई सवाल जवाब। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां देश का भविष्य संवारने के लिए नींव मजबूत की जाती है, मगर इन शिक्षा के मंदिरों की हालत और वहां बैठे पुजारियों की स्थिति देख आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ हम बात उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की कर रहे हैं। इन स्कूलों की हालत और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे तो किए जाते हैं, मगर हकीकत में तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। इन स्कूलों में शिक्षक होशो हवास में नहीं बल्कि शराब के नशे में चूर होकर आते हैं। शराब का नशा उनके सिर इस कदर चढ़कर बोलता है कि उनको उस वक्त ना तो अपने पद की गरिमा का ख्याल रहता है और न ही उन बच्चों का जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी इन शराबी शिक्षकों के ऊपर होती है। सरकारी स्कूलों में शराबी शिक्षकों के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और नया मामला पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरो खाल ब्लॉक का सामने आया है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला में व्यायाम के अध्यापक कल्पेंद्र राणा नशे में चूर होकर स्कूल आते हैं और नशा इस कदर हावी होता है उन पर कि उनको अपनी हरकतों पर शर्म भी नहीं आती है। आइए उनका ये वीडियो आपको दिखाते हैं। मैंने बार-बार बोल रखा है कि टीचर के मत आया करो। बात तो वहाँ की होती है। बाहर वो राणा जी इसका वो इन बच्चों को पूछ लो, इन्हें क्या पूछना है? हो don't touch me. Don't touch me. बहुत जबरदस्त। मैं तो इस शॉट में रहता नहीं, मैं तो इस शॉट में रहता। लेकिन क्या ये हैं प्रधान परमात्मा चले जाएंगे लोग, आप लोग कोई बात नहीं जाएंगे, गुड लक। ये वीडियो व्यायाम के टीचर कल्पेंद्र राणा का ही है। अब जरा सोचिए, एक तो शिक्षक और ऊपर से फिजिकल एजुकेशन के टीचर, जिन्हें खुद फिट रहना चाहिए, मगर कितनी हैरानी भरी बात है ना कि जिस स्कूल में शिक्षक ही नशेड़ी हो, उस स्कूल के छात्रों को क्या कुछ सिखाया जा रहा होगा। और जब वो बच्चे अपने ही फिजिकल एजुकेशन के टीचर को ऐसी हालत में देखते होंगे तो उनके दिमाग पर क्या कुछ असर पड़ता होगा।
और इससे भी चौंकाने वाली बात यही है कि ये शिक्षक कल्पेंद्र राणा इससे पहले भी 2 बार शराब पीकर स्कूल आने को लेकर निलंबित हो चुका है, मगर ना तो टीचर होश में आना चाहता है और ना ही शिक्षा विभाग। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई। मैंने जांच की और बीरो खाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोटपाला मल्ला बीरो खाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए। शराबी शिक्षकों पर कब ठोस कार्रवाई होगी ये कह पाना मुश्किल होगा, मगर यहाँ चिंता का विषय उन छात्रों का भविष्य है जो इन शराबी शिक्षकों के हाथों में है। ये नशेड़ी टीचर कब होश में आएंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वाकई राज्य में शिक्षा के ढर्रे को सुधारना है तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को होश में आना ही होगा और मुफ्त की तनख्वाह खाने वाले इन शराबी शिक्षकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा, ताकि बाकी शराबी शिक्षकों के लिए भी एक सबक बन सके। टाइम टीवी के लिए पौड़ी से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यात्रा सीजन में गंगा घाटों के किनारे यात्रियों के सामान नकदी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का देहरादून पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने चोरी के 17 मोबाइल और 1,08,700 रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी गंगा घाटों के किनारे यात्रियों को अपनी बातों में उलझाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वो जानकारी कर रहे हैं, इनका भी हो सकता है। हमको लगता है कि ये जो है जो जैसे अन्य सामान उठा रहे थे तो वो लोग यात्रीगणों का होगा सामान, मोबाइल फोन, उसको हम उसको वो कर रहे हैं, उसको जानकारी कर रहे हैं। अभी तो जानकारी हम कर रहे हैं इनसे और अभी तक तो ये है कि समझ लीजिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में आकर के अपना ये काम करते हैं। अब आपका पैसा बैंक में भी सेफ नहीं है। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून की नगर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल नगर निगम परिसर स्थित यूनियन बैंक शाखा के कर्मचारी ने ग्राहकों का पैसा अपनी पत्नी समेत परिवार वालों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंची और मुकदमा दर्ज करवाया गया। एसपी सिटी सरिता दोबाल ने बताया कि लगभग 32 लाख रुपए के गबन का यह मामला बताया जा रहा है। बैंक प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि उनके कर्मचारी द्वारा जो है क्लाइंट्स के जो उनके कस्टमर्स हैं उनका पैसा जो है अपने परिवारजन के खातों में डाला गया। इस संबंध में उनके द्वारा जांच भी की जा रही थी। इसी बीच जो है एक कंप्लेंट उनके पास बैंक की तरफ पे आई, जिसमें कि एक लेडी द्वारा बताया गया कि उनके अकाउंट से लगभग जो है 32 लाख रुपए जो है इस कर्मचारी द्वारा अपने अकाउंट में डाला गया। इस संबंध में उनके द्वारा बैंक द्वारा जो है अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी की गई। उसके पश्चात ये मुकदमा पंजीकृत कराने कंप्लेंट हमारे थाने में दी गई, जिसमें कि 409 में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक जा टकराई और इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले दीप मंडल और निखिलेश भक्त शक्ति फार्म क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में शादी का कार्ड बांटने के लिए आए थे, लेकिन अचानक हुए हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शक्ति फार्म रोड पर ग्राम शहदरवा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति जो हैं वो जाके टकराए और इसमें जो है 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें अभी पंचायतनामा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन में काम कर रहे लाइनमैन को करंट लगने से झुलस गया है, जिसके बाद लाइनमैन बिजली के पोल से नीचे गिर गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। लाइनमैन बरेली रोड के पास हाई टेंशन लाइन के पोल पर काम कर रहा था। अचानक उसे करंट लग गया, जिसमें लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं अधिकारियों की माने तो शटडाउन किया गया था, लेकिन करंट लगने की जांच की जा रही है कि आखिर शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट कहां से आया है। दिनेशपुर थाना के गांव आनंद खेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक का 7 साल का एक बच्चा है, लेकिन दोनों पति पत्नी में अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये आनंद खेड़ा नंबर 1 का मामला है। ये थाना दिनेशपुर अंतर्गत आता है। गौरंग मिस्त्री है ये लोग। तो उस प्रातःकाल सूचना मिली कि रस्सी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली है। इस पर हमारे सब इंस्पेक्टर रजनी गोस्वामी है मौके पर गई और पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, विधिक कार्रवाई चल रही है और जैसा भी प्रकरण में आएगा आगे अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बागेश्वर के जिला अस्पताल में निधन। सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। धामों में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का सैलाब। सीएम धामी बोले, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा ख्याल, मगर विपक्ष उठा रहा सरकार की तैयारियों पर सवाल। कई जगहों पर पनपने लगे जोशीमठ जैसे हालात। पिथौरागढ़ जिले के 50 घरों में पड़ी दरारें। सीएम बोले, आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग। और उत्तराखंड के स्कूलों में अभी तक नहीं मिली किताबें। शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। क्या मंत्री जी को भी नहीं है छात्रों के भविष्य का ख्याल।